हेलो माय लवली सोल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो सबकी बेहतरी के लिए हमेशा प्रेयर करती हूँ। भाई, दिस इज़ प्रीत फ्रॉम प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ चैनल। आप सबका चैनल, आप सबकी प्रीत दी एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आज का टॉपिक बेहद मनोरंजक, बेहद असरदार, बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद डिमांडिंग है। जी हाँ, ये इतने सारे बेहद इसलिए लगे हैं क्योंकि ये उस बेहद के साथ कनेक्टेड है जिन्हें हम बेहद चाहते हैं, बेशुमार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। गैस व्हाट? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही गैस किया। मैं बात कर रही हूँ ट्विन फ्लेम में डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के बारे में। आज का टॉपिक इन्हीं पे है, इन्हीं जनाब के बारे में या इन्हीं जनाबा के बारे में हम बात करेंगे। ये अपनी जर्नी में कैसे होते हैं, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं एक डीएम की जर्नी में। when DM start his or her twin flame journey, especially the awakening journey, the spiritual journey, उसमें उनकी जर्नी में वो कैसे चलते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे हील करते हैं, कैसे बैलेंस में आते हैं, एक्शंस कैसे आते हैं उनके निकल के, वो क्या क्या सोचते हैं और कैसे ग्रोथ दिखता है उनका। ओके, तो मैंने ट्विस्ट एंड टर्न्स का, आप समझ जाइए कि जो भी मोड़ आते हैं ना उनकी जर्नी में, प्लस और माइनस वाले, वो सारे आज मैं आज की रीडिंग में आई विल ट्राई टू डिस्कस हियर। ओके, अपने तजर्बे से, अपने नज़रिए से, जितने मैंने आज तक की जर्नी में केसेस देखे हैं, केसेस हैंडल किए हैं, केसेस पढ़े हैं, केसेस सुने हैं, प्लस अपनी रीडिंग्स में केसेस को देखा है, वहाँ पे डीएम्स को डिस्कस किया है डीएफ्स के द्वारा, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनके उनके बेसिक जो उनकी हैबिट्स होती हैं, जो उनकी स्टार्टिंग होती है वो कैसी होती है और एंडिंग कैसी होती है इस जर्नी में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बेशक डीएम हर स्टोरी में थोड़े अलग होते हैं, बिकॉज हर व्यक्ति विशेष का अपना स्वभाव होता है, प्लस जेंडर का असर होता है। यहाँ डीएम मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, प्लस वो थर्ड जेंडर भी हो सकते हैं, राइट? वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। उसी हिसाब से उनकी परवरिश, उनका कुनबा, उनका हैबिटेट, वो कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका ट्रेडिशन, उनके रिचुअल्स, उनका उनका धर्मा, उनका कर्मा, ये सब बहुत ज़्यादा एक डीएम के स्वभाव पे और उसकी टाइप पे डिपेंड करता है। उसी हिसाब से वो दिखाते हैं अपने आपको। बट एज आई ऑलवेज मैंशन कि ये जो जर्नी है ये डिवाइनली डेस्टाइंड और डिज़ाइंड होती है। ओके, तो इसमें पहले से पड़ाव तय कर दिए गए हैं। 8 पड़ाव होते हैं इस जर्नी के, और 8वें पड़ाव के बाद रीयूनियन होता है और उसके बाद शुरू होता है सोल पर्पस, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ओके, तो ये जो जर्नी इनकी रहती है वो 1 to 8 स्टेजेस के बीच में रहती है। तो कहते हैं ना, कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई तोला, कोई माशा, बट घूम फिर के स्टेजेस सबको यही कवर करनी होती है। अब वो कैसे करते हैं, कान आप टांगों के पीछे से पकड़ते हो या सीधे खड़े होकर पकड़ते हो, पकड़ने तो कान ही है, तो वही पकड़ाने होते हैं भगवान ने आपको। यानी आपकी एक बार तो तौबा करवाते हैं ईश्वर इस जर्नी में सारे बंदे बनाए जाते हैं। तो बस आज मैं उसी जर्नी की बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेके आपके साथ आई हूँ, जुड़ रही हूँ। यस, इट्स अ जनरल कलेक्टिव एनर्जी। 18 प्लस के लिए है, 18 से कम वाले कृपया ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट कंटेंट हो सकता है जो बच्चों के लिए नहीं होता है, राइट? एंड आई ऑलरेडी मैंशनड इन माई चैनल दैट दिस चैनल इज़ फॉर द एडल्ट्स, नॉट फॉर द किड्स, राइट? सो बच्चे ना देखें, अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यू कर दें, अंडर 18 वाले। एंड ये हर तरह के कपल के लिए है। कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी हो, कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, डोंट थिंक कि ट्विन फ्लेम के लिए ही नहीं है, सिर्फ
ये जो सोलमेट्स हैं वो भी देख सकते हैं। इनफैक्ट कोई कामिक भी अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आता है, अवेकनिंग में आता है, तो वो भी देख सकता है। ओके, सो एवरीवन इज what we said, everyone is invited in my today's journey of DM's twin flame journeys twist and turn. Okay, how they complete this journey, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आपसे एक अनुरोध सब व्यूअर से जो यहाँ आज जुड़ने आए हो इस रीडिंग के साथ, एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए बिफोर ज्वाइनिंग दिस रीडिंग, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर सको, रेजोनेट कर सको और क्लेम कर सको इस एनर्जी को। तो उसके दो तरीके होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब देना है, क्योंकि ये पेड नहीं है रीडिंग, ये फ्री है। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो। दूसरे, आपको क्लेमिंग का मैसेज छोड़ना होता है पोस्ट के अंदर, रीडिंग के अंदर, एंड आप उसमें डिटीज, एंजल, एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल, डिवाइन सोल, यूनिवर्स, मदर गाया, डीएम एंड डिटीज को थैंक्स करते हो, एनर्जी को क्लेम करते हो, प्लस आप अपने रीयूनियन 3D पे अपने अर्थ के साथ क्लेम करते हो, एज वेल अपना सोल पर्पस क्लेम करते हो अपने अर्थ के साथ 3D पे। ओके, तो ये मैसेज अभी छोड़ दीजिए, बाद में तारीफ का दूसरा मैसेज पॉजिटिव वे से डालना है तो ज़रूर डालिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं है एक ही मैसेज डालना, आप एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो। सो गाइज, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती आपका, मैं रीडिंग की तरफ बढ़ती हूँ। एंड माँ काली ब्लेस अस कि मैं डीएम की सही छवि, सही ट्विस्ट एंड टर्न ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो रहते हैं, या इस अवेकनिंग स्पिरिचुअल जर्नी में जो रहते हैं एक मास्कुलाइन एनर्जी के, मैं उसको दिखा सकूं कि कैसे वो सिर्फ एक मास्कुलाइन एनर्जी से बनते हैं, डिवाइन मास्कुलाइन एंड द हायर डिवाइन मास्कुलाइन। ओके, तो उसी पे आज हम बढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 मैं अपने कार्ड्स खोलूँगी, जो मुझे माँ ने चैनलिंग दी है वो कार्ड्स 1 बाय 1 खुलते जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए कि क्या आता है आपके सामने और कितना रेजोनेट आप करते हो, क्योंकि अपने डीएम को हर डीएफ जानती है, पहचानती है कि यस, उन्होंने ऐसे शुरू किया था और फिर ऐसे उनकी ग्रोथ हुई है इस जर्नी में, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डीएम होता है, जिसको हम शिव तत्व कह सकते हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी का मेल तत्व जो होता है, वो जो पौरुष शक्ति होती, बेसिकली हम ये कहेंगे, जेंडर कोई भी हो सकता है, अगेन मैं बोलूँगी, ठीक है। तो जेंडर आप देखिए कि आपके जो डिवाइन मास्कुलाइन है या मास्कुलाइन है वो किस जेंडर में है, बट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द एनर्जी काइंड, दैट इज डीएम, यानी डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी। तो ये शुरू में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद को परफेक्शनिस्ट मानते हैं, और वी कैन से ये खुद को मिस्टर या मिस परफेक्ट मानते हैं। ओके, बेहद स्टबन, बेहद एडमेंट और बेहद नॉस्टैल्जिक एनर्जी वाला व्यक्ति होता है। ये सनक रहती है इनको अपनी चीज़ों को अपनी तरह करवाने का और दूसरों से अपनी चीज़ें अपनी तरह करवाने का। ओके, this guy in beginning believed to turn and twist the things according to his or her wish। जैसी इनकी इच्छा है कि इनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति ऐसे चले, ऐसे रहें। खासकर कौन से व्यक्ति, जिनसे ये लविंगली कनेक्टेड हैं। ओके, अब भाई बहनों पे, माँ बाप पे तो इनकी ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि वो कामिक्स होते हैं जनरली और वो बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी में होते हैं, और क्योंकि ये डिस्ट्रॉटेड एनर्जी में होते हैं तो ये उनसे दबते हैं। ओके, और वहाँ से बढ़ती है इनके अंदर की खुन्नस, हाँ, फ्रस्ट्रेशन राइज होती है। तो ये जो मिस्टर फ्रस्ट्रेट होते हैं, मिस फ्रस्ट्रेट होती है शुरू में, डोंट माइंड, बट ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड गाय होते हैं। बचपन के एक्सपीरियंसेस, जवानी के एक्सपीरियंसेस, घर के एक्सपीरियंसेस, बाहर के एक्सपीरियंसेस, चारों तरफ से बेहद चोट खाया प्राणी होता है ये, क्योंकि अपनी चलाना चाहते हैं, चलती नहीं है, अपनी बताना चाहते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो इनकी जो भड़ास है ना सारी, वो निकलती है आके डिवाइन फेमिनाइन पे। ओके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो इनकी लाइफ में कामिक रोमांटिक पार्टनर होता है उस पर ये कोशिश नहीं करते,
ट्राई नहीं करते, करते हैं, बट वो चलने नहीं देती या चलने नहीं देता, और चलती है फाइनली आके इनकी डीएफ के ऊपर, बिकॉज डीएफ इज मेंट फॉर द डीएम। वो बनी ही होती है इनके लिए, या बना ही होता है इनके लिए जेंडर, आप देखिए, और वो हमेशा प्रेम से इनको बदलने का, प्रेम से इनको समझाने का, प्रेम से इनको चलाने का उनका जो गंतव्य रहता है डीएफ का, फेमिनाइन एनर्जी का, और उसमें वो खता खाती हैं या खता खाते हैं हमेशा, क्योंकि ये बेहद एडमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया, बेहद स्टबन होते हैं, बेहद प्रैक्टिकल एनर्जी में होते हैं, बेहद मटीरियलिस्टिक एनर्जी में होते हैं। एक ऐसे मूर्तिकार हम इनको कह सकते हैं जो कि मूर्ति को दूसरे किसी के भावों को बिना परवाह किए केवल वैसा ही बनाता है जैसा वो उसको तराशना चाहता है, जैसा वो उसको बनाना चाहता है। सो बेसिकली ये डीएफ को वैसी बनाना चाहते हैं, वैसी देखना चाहते हैं जैसी ये चाहते हैं। कम से कम इनका एक चीज होता है कि एक व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा होना चाहिए जो वैसा चले जैसा मैं चलाना चाहती हूँ या मैं चलाना चाहता हूँ। इनकी जो मैं होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, यानी इनका ईगो, अहम इनका बहुत हैवी, बहुत बड़ा रहता है, और अपनी अहम के आगे ये कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सुनते डिवाइन फेमिनाइन की, क्योंकि वो अहम, वो ईगो घर में बहुत हिट हुआ होता है, इनका बहुत ट्रिगर होता है, कॉलेज में, स्कूल में, घर में, वर्क प्लेस पे, हर जगह इनको ईगो ट्रिगर होता है कामिक से। तो वो ईगो इतना जख्मी, चोटिल होता है इनका कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति भी इनकी ना सुने या ना चलाए जो इनको लगता है कि प्रेम में इन पे पूरी तरह डिपेंडेंट है इन बिगनिंग, because when especially DM is in distorted energy, or we can say they are not awakened at that moment, okay, beginning की बात कर रही हूँ, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये भी मुझे दबाएगी, अरे मेरे बिना जी नहीं सकती, मेरे बिना चल नहीं सकती, मेरे बिना इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई वजूद नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं, या मैं कहूँगी डिवाइन एक ऐसा व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में लाता है इनके पार्टनर के रूप में, जो शुरू में 90 और 10 की एनर्जी में होता है। यानी अगर डीएम 90 की एनर्जी में, तो वो 10 की एनर्जी में रहेंगी, इतनी लोअर होती है एनर्जेटिकली वो, उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनमें कोई शऊरत नहीं होती, यानी लियाकत, स्मार्टनेस नहीं होती, उनमें कोई दिखावा नहीं होता, शो ऑफ नहीं होता, वो बहुत सादा होती हैं, वो बहुत सीधी होती हैं, और ये बड़े स्मार्ट होते हैं। उनकी वाक्पटुता भी कॉन्फिडेंट नहीं होती, यानी शुरू में वो हो सकता है स्टैमर करती हूँ, घबराती हूँ, शाई करती हूँ, अच्छे से बात भी नहीं अपनी रख पाती कॉन्फिडेंटली, जबकि ये तो मिस्टर अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओके, तो बस ये उस मूर्ति को अपने रंगों में अपनी तरह से तराशने की कोशिश में होते हैं, यानी कि हार्ड कोर डोमिनेटिंग एनर्जी में होते हैं ये डीएफ के साथ। वो कुछ भी कह ले, कुछ भी समझा ले, इनको सुनना नहीं, इनको मानना नहीं, इनको ये इनके मन में होता है कि इसकी चलने नहीं देनी, ठीक है। तो ये बिगनिंग में डीएम होते हैं, जो कि जनरली आपको लगता है कि अरे वो तो नार्सिसिस्ट है, उसको तो हमें रुला के, हमें तंग करके, हमें चिढ़ा के, हमें सता के मज़ा आता है, हमें नीचा दिखा के। बहुत सरकास्टिक होते हैं, बहुत सरकास्टिक होते हैं, मतलब ताने मारना, बात बात पे उनको छील के रख देना, एंड उसको, उसकी पेन को एंजॉय करना। वो रोती है, वो तरले मिन्नतें करती है इनकी, क्योंकि वो एनर्जी में लो होती है, और ये उस टाइम अपनी इस मटेरियलिस्टिक एनर्जी में बहुत हाई होते हैं, तो ये उसकी चलने नहीं देते एक भी। तो वो रोती है, रोती है, रोती है। शुरू में डीएफ का इतना क्राई का लेवल हाई होता है, और ये मज़े लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं। हालांकि जब अकेले होते हैं तो वो चीज़ें इनको तंग भी करती हैं, बट ये दबा लेते हैं उस लेवल पे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेज में जब इनके अंदर के एंजल जो होता है, ओके, वो जब थोड़ा करवट लेने लगता है, और ये करवट कब लेता है, जब इनको डीएफ से ट्रिगर मिलने शुरू होते हैं, यानी उसकी सगाई फिक्स हो गई, यानी उसकी मैरिज फिक्स हो गई, यानी वो कहीं दूर पढ़ने चली गई, या इवन डीएम की मैरिज फिक्स हो गई इनकी मर्जी के बिना,
और इनमें सेपरेशन का स्टार्टिंग हो गया, ये लड़ने लग गए, ये घबराने परेशान होने लग गए, इनके मिलन कम हो गए, इनकी मुलाकातें कम हो गई। तो ऐसे में अंदर इनके वो एक शुरुआत होती है व्हेन दे रियलाइज कि अरे मुझे इसने ठोकर मारी है, ये मुझे ठोकर मार सकती है, मुझे आईना दिखा सकती है, जाती है जाए, शादी होती है होए, मेरे लिए बहुत से ऑप्शन है, मेरे को क्या कमी है। बिकॉज ये होते हैं मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंट, राइट, मैंने बताया आपको। तो ये परवाह नहीं करते बिल्कुल भी उस पल, और अकेले में आके जब ये तड़पते हैं, झुंझलाते हैं कि अरे मैंने उसको चुना था, उसकी ये हिम्मत, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे ब्लॉक कर दिया, या मुझे साइलेंट पे रखा हुआ है, कॉल नहीं ले रही है मेरा, हाउ डेयर शी, कैसे नहीं मिलेगी, कैसे नहीं बात करेगी। इनकी ईगो पे आता है बहुत ज़्यादा, तो ये वहाँ से झटपटाने लगते हैं। इनको वैल्यू तो उसकी मानने को ये तैयार नहीं होते कि मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। नो, उल्टा बोलते हैं, मेरे लिए वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जाती है जाए, एक जाएगी 100 आएंगी, इस तरह की एनर्जी में होते हैं ये। एंड फिर पड़ाव आता है कि ये अलग हो जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मैरिजेस की वजह से, या तो कई बार वर्क की वजह से डिफरेंसेस आते हैं इन लोगों में। क्लास सिस्टम भी हो सकता है, एज सिस्टम भी हो सकता है, बट जनरल जो होता है मेन वो आपका होता है वर्क सिस्टम, और आपका होता है व्हाट आई सेड लास्ट, कि इनका इस वजह से आता है कि मैरिजेस हो गए। ओके, तो इनको लगता है कुछ टाइम के बाद व्हेन दे फील ट्रिगर्ड, अलोन एंड इन द डार्क सोल नाइट सोल फेज में जब ये आ जाते हैं, टावर मूवमेंट चलता है इनकी लाइफ में, जहाँ इनकी शादी होती है या जहाँ ये रह रहे होते हैं, तो हालात वैसे नहीं होते जैसे ये चाह रहे होते हैं। यानी वहाँ पे लोग इनको डोमिनेट कर रहे होते हैं, इनको चला रहे होते हैं, इनको कमांड्स दे रहे होते हैं, तो वो इनको अच्छा नहीं लग रहा होता, वो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। ओके, और वहाँ ये बहुत विचलित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बात बात पे झगड़ते हैं, बात बात पे निकल जाते हैं अकेले, तनाव में रहना, डिप्रेशन में आ जाना, एंड देन ये इन आउट स्टार्ट करते हैं। ओके, और जब इन आउट स्टार्ट करते हैं दोबारा से, तो जो डीएफ होती है वो कमिटमेंट मांग रही होती है, जिस वजह से ये रन करते हैं बार बार, वो कमिटमेंट मांगती है, और ये कमिटमेंट दे नहीं सकते और देना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको प्यार तो चाहिए, इनको उसका साथ तो चाहिए, इनको उसका दिया हुआ मरहम तो चाहिए जख्मों पे, इनको उसका दिया हुआ सुकून तो चाहिए, पर ये कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। ओके, तो ये व्यक्ति भागता है हमेशा कमिटमेंट से, इसको कमिटमेंट नहीं देनी, और यहाँ ये समझता ये है कि मैं माइंड बॉडी और सोल गेम खेलूँगा इसके साथ। ओके, क्योंकि इसके माइंड बॉडी और सोल तीनों ही उस टाइम एक ही चीज़ मांग रहे होते हैं, दैट इज़ लस्ट। हाँ, दिमाग भी कह रहा होता है और बॉडी भी कह रही होती है और सोल भी कह रही होती है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे ये चाहिए, मुझे इसको हासिल करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अपने पर्सन के प्रति इनके मन में शुरू सिर्फ बॉडी अट्रैक्शन से होता है, इनको लगता है ऐसा, जबकि जब अलग होते हैं तो तड़पते भी हैं। कई जगह पे ऐसा होता है फिजिकल हो भी रहा होता है अपनी डीएफ के साथ, बहुत बार फिजिकल हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद तड़पते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि अब तो मैंने हासिल भी कर लिया और मैं क्यों तड़प रहा हूँ या मैं क्यों तड़प रही हूँ, देख तो लिया सब, पर जब उसको छोड़ के अलग जाते हैं, किसी बात पे जिद करके निकलते हैं, तो फिर तड़पते हैं, फिर आते हैं दिल के हाथों मजबूर होके। ये इनको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं माइंड बॉडी और सोल को हाथ में लेके उसके साथ प्ले कर रहा हूँ या मेरा माइंड बॉडी और सोल मेरे साथ प्ले कर रहा है। यहाँ इनके अंदर द्वंद्व शुरू होता है, सेल्फ एनालाइजिंग का एक खेल शुरू होता है। यहाँ से इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब इनका थर्ड पर्सन जो होता है इनकी लाइफ में, वो कोई भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, यानी जो इनकी फियांसे या इनकी वाइफ हो, स्पाउस हो, या इनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकते हैं, फादर फिगर भी हो सकती है, कोई चचा हो, अंकल हो, या कोई स्पिरिचुअल संत महंत इनके घर में आता, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब इनके अंदर अंतर्ध्वनि शुरू होता है ना, तो ये लेने लगते हैं सलाहें। ओके, और ये सलाह किससे लेते हैं? सबसे पहले थर्ड पार्टी से,
क्योंकि इनको लगता है कि वो मेरे बराबर की है, वो मेरे पास है, क्लोज है, वो मुझे समझती है या समझता है, और ये उन पे बड़ा फेथ करते हैं शुरू में इनको, क्योंकि वो इनका मन आत्मा पढ़ रही होती है, इतनी तीव्र होती है, चालाक होती है थर्ड पार्टी, तो इनको लगता है कि इससे बेहतर मेरे को कोई समझ नहीं सकता या सकती, तो ये ना दिल का हाल खोल देते हैं उसके सामने, एंड वो तो इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ से कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ से इनकी लाइफ में सेल्फ एनालाइजिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है। अब ये स्पेल्स में भी होती है, मैजिक्स में भी होती है, क्योंकि जहाँ वो देखते हैं कि बार बार इन आउट कर रहा है, रुक नहीं रहा, जा रहा है, उसको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बंदे भेज रहा है मैसेज देके, खुद मिलने जा रहा है या बार बार फिजिकल हुए जा रहा है, तो वो नहीं चाहते हैं ऐसा, तो वो क्या करते हैं, वो कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं कैसे भी करके, इनको डरा के, धमका के, कहीं फंसा के, स्टक करके, किसी तरह फाइनेंशियली कहीं बांध देना, किसी एग्रीमेंट में, किसी लीगल मैटर में, या मैरिज में इनको थ्रेट करवाना या कुछ इस तरह से, या मैजिक स्पेल तो आम ही चलते हैं इस जर्नी में, कि अगर वैसे नहीं हो रहा तो पैरानॉर्मली इनको बस किया जाता है कि ठीक है ये ऐसा कर दो कि एक दूसरे को देखे ही ना, एक दूसरे की सुने ही ना, बात ही ना करे, क्योंकि वो ये बता रहे होते हैं थर्ड पार्टी को, तो उसी चीज़ को वो एग्रावेट करते हैं इनमें। ठीक है, इनकी ईगो को इतना हाई किया जाता है, इतना पुश किया जाता है, इतना पंप किया जाता है, ईगो को इतना बलवान कर दिया जाता है कि उनको बोला जाता है कि वो ही गलत है, वो ही तेरे को डोमिनेट कर रही है, वो अपनी चला रही है, तू अब अड़ जा। ठीक है, उसी को झुका, उसी को तोड़, तेरे को नहीं टूटना, नहीं तो सारी उम्र तेरे को वो डाउन करती रहेगी, तेरा नुकसान होगा, तू टूटेगा। ठीक है, ये इनको यहाँ पे इनका ब्लैक नाइट ऑफ द सोल फेज और लंबा हो जाता है, क्योंकि जब इस ईगो में ये इन आउट करते हैं तो उधर से मुंह की खाते हैं। ठीक है, डीएफ तो मानती नहीं गलत बात के लिए, और ये बार बार इंटीमेसी की एनर्जी उस पे फोर्स करते हैं कि नहीं मुझे तो इंटीमेट होना है, नहीं तो मैं रिश्ता नहीं रखूँगा या रखूँगी, मैं चला जाऊँगा, मेरी ज़रूरत है, मैं रह नहीं सकता, तुम प्यार करती हो या करते हो तो आओ मेरे साथ, मुझे संतुष्ट करो, मुझे खुश करो, बिकॉज मैं थका टूटा आता हूँ तुम्हारे पास, या आती हूँ और तुम मुझे और परेशान कर देते हो, अगर ऐसे करोगे तो मैं आऊँगा नहीं या मैं आऊँगी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उस व्यक्ति को जो है वो ये ब्लैकमेल करते हैं बहुत ज़्यादा, और दिस गाय ऑलवेज ट्राई कि ये डर जाए मेरे से और जो मैं चाहूँ वही ये करे। अब यहाँ पे इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के थ्रू या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसा लव गुरु, कोई ऐसा सयाना व्यक्ति इनकी लाइफ में आता जो इनको सलाहें दे रहा होता है, और ये उनकी सलाहें फॉलो कर रहे होते हैं, और वो सलाहें इनको तोड़ने के लिए होती है, आपस में जोड़ने के लिए नहीं। वो सारी की सारी बातें डीएफ के खिलाफ उलट झूठे एविडेंसेस, झूठी बातें बना के इनकी एनर्जी को और ज़्यादा जलते पे तेल डाला जाता है, तो इनका बिल्कुल नो कांटेक्ट हो जाता है इसके बाद। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि ये बिल्कुल जैसे एक पागल व्यक्ति होता है इस प्रकार से हो जाता है, बेलगाम घोड़े की तरह। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि ये घर वालों की भी नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, अपनी चलाने लगते हैं, या सुनते ही नहीं है, किसी की पूछते ही नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है कि इनके पास वो व्यक्ति किए जाते हैं जिनकी ये सुनते हैं, जिनकी ये मानते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ऐसा पीयर ग्रुप होता है, ये ऐसे दोस्त होते हैं जो इनके आप बचपन से आसपास साथ रहे हो, यानी साथ पढ़े हों या एक मोहल्ले में हो, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स जो, या रिश्तेदारी में ही ऐसे भाई कजन्स वगैरह जो बहुत क्लोज हैं, जिन पे फेथ करते हैं, उनके थ्रू इनको जताया जाता है कि देख अगर तू ऐसे टूटेगा या टूटेगी और झुक झुक के जाएगा उसके पास तो तेरी ईगो ज़ीरो और उसकी ईगो तू आसमान पे पहुंचा देगा। और अगर ये पुरुष हैं तो इनको समझाया जाता है कि अगर पुरुष में ईगो नहीं होगा तो कभी औरत से वो इज्जत नहीं ले सकता। कम से कम एशियन कल्चर में ये बहुत ज़्यादा है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी एशियन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम बता रही हूँ। सारी एशियन कंट्रीज़ में मेल को बहुत डोमिनेटिंग दिखाया जाता है, माना जाता है, बनाया जाता है। तो वही इनको भी यहाँ पे समझाया जाता है कि आप उनको डोमिनेट करिए, आप उनके सामने झुकिए मत, उनको झुकाइए,
उनको तोड़िए, उनको गलत ठहराइए और उनको समझाइए कि उनको सहना है, उनको झुकना है, उनको वो मानना है जो आप कह रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो और जैसा आप उनके साथ रखना चाहते हो, रहना चाहते हो, वैसे ही वो रहें। मीन्स विदाउट कमिटमेंट रिलेशनशिप चलाएं। मैरिज मांग रही हैं तो मैरिज नहीं मिलेगी, उनसे कोई रिश्ता मांग रही हैं तो रिश्ता नहीं मिलेगा, बट उनको ऐसे ही चलना है। एंड ये एग्री कर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनों की बात ज़्यादा समझ में आती है, दूसरों की नहीं आती। और इनका क्या वीकनेस रहता है डिवाइन मास्कुलाइन का, जब तक ये पूरी अवेकनिंग में नहीं आते, कि ये अपनों पे बेहद फेथ कर रहे होते हैं, ब्लाइंड फेथ कर रहे होते हैं। और कुछ स्पेल से भी एनर्जी ऐसी बना दी जाती है कि ये अपनी फैमिली, थर्ड पार्टी जो भी हो, जैसा मैंने बताया पीयर ग्रुप वगैरह जो भी हैं, उन पे अपने से ज़्यादा फेथ कर रहे होते हैं, इतना कि उनकी आंखों से देखने लगते हैं, उनके शब्दों को बोलने लगते हैं, उनकी बातों, क्योंकि इनको लगता है कि चलो मेरी नहीं चल रही, उनकी चला के देखता हूँ, शायद वो बेटर चल जाए, शायद मुझे टैकल नहीं करना आ रहा, मुझे इनकी सुननी माननी चाहिए, ये मेरे वेल विशर्स हैं और वो मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये बड़े भोले और यहाँ मैं ये बोलूँगी कि यहाँ तक क्योंकि डिस्टॉर्टेड होते हैं तो थोड़े बुद्धू किस्म के होते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। और हमारे ना पंजाबी में ऐसे लोगों को लाई लग बोलते हैं। ओके, कि किसी के पीछे लग जाना, कानों के कच्चे भी बोला जाता है ऐसे लोगों को, कि जो बोल दिया किसी ने बोलना, हाँ ये तो मेरे अपने हैं, ये तो जो भी बोलते हैं सही बोलते होंगे, मुझे इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। एंड आई थिंक द थिंग्स बिकम बेटर वन डे, बिकॉज ये तो जो कह रहे हैं सही ही कह रहे होंगे। बिना जाने देखे पूछे ये कूद पड़ते हैं और अपने रिश्ते में रही खुई भी ये बची जो भी ये होती है थोड़ी बहुत, उसमें भी ये आग लगा के टोटल नो कांटेक्ट कर देते हैं। और ऐसे हालात में जनरली डीएफ जो होती हैं वो टेम्परेरीली मूव ऑन करती हैं, यानी उनको फोर्स किया जाता है समाज में, परिवार से, कि आप शादी कर जाइए। डीएम तो आ नहीं रहे हैं, कमिटमेंट तो दे नहीं रहे हैं, बिकॉज उनके सर्कमस्टेंस कुछ ऐसे ईश्वर बनाता है इनकी अवेकनिंग के लिए कि उनको इनसे बिल्कुल तोड़ के अलग कर दिया जाता है। या तो वो कहीं दूर पढ़ने चली जाएंगी, या दूर जॉब करने चली जाएंगी, या तो उनकी मैरिज कहीं और कर दी जाएगी। कुछ ऐसा होता है कि इनका लिंक टोटल अपार्ट कर दिया जाता है, इनको लिंक टोटल डिसकंटिन्यू हो जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम टर्न्योर। और ऐसे में ये जलते हैं, ये लगातार जलते हैं, और उस जलन में इनको समझ में ये आता है कि रास्ता तो मुझे ही निकालना होगा, क्योंकि डीएफ इस टाइम में जनरली कॉमिक्स के बीच में जाके फंस जाती हैं। जनरली उनको स्नब कर लिया जाता है, वो बहुत परेशान होती हैं, उनके साथ बहुत टॉर्चर होता है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी प्रदेश में किसी जगह हो। बट उनके साथ इस टाइम में जब डीएम उनकी लाइफ में नहीं होते हैं, उनके साथ मैक्सिमम अब्यूजेस, टॉर्चर्स, क्रूएल्टी सब होता है। ओके, और ये होता है इसलिए कि डीएफ अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करे, अपनी अंदर की दबी हुई स्ट्रेंथ को जगाए, अपनी रोशनी को वापस लेके आए, उनको फोर्स करती है ईश्वर की पावर इस तरह से। और डीएम फोर्स होते हैं क्योंकि वो चेज कर रहे होते हैं डीएफ को, डीएफ के अननोइंगली डीएम उनको चेज कर रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं, पता लग रहा उनको सही या गलत कि इनके साथ क्या हो रहा है, और ये चीज़ उनको अंदर से तोड़ती है। भले वो अपनों को ना बताएं, लेकिन ये चीज़ उनको अंदर से तोड़ती है, और जहाँ से आती है कुछ टाइम के बाद रीबर्थ, बर्थ या डेथ की कंडीशन, यानी कि इनके जो ये टाइम में ना कार्मिक साइकिल्स मैनेज होने शुरू हो जाते हैं दोनों के बड़ी तेज़ी से, इधर डीएम के उधर डीएफ के। ओके, तो बहुत उतार चढ़ाव, बहुत नरम गरम, बहुत लड़ाई झगड़े, तकलीफ़ें, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सब कुछ दोनों की लाइफ में आता है। खूब सारे ब्लैक मैजिक, खूब सारे वार मोस्ट प्रॉब्ली कपल्स में आते हैं, सब में तो नहीं पर कम ना ज़्यादा थोड़े बहुत सब में आते हैं। और ये होता इनकी लाइफ के पुराने कार्मिक साइकिल्स की वजह से ही होता है। ओके, हमें बिना रीज़न के ये चीज़ें नहीं होती हैं, बिना मतलब के, बेमतलब के। ओके,
गाइस बीच में ना थोड़ी पंजाबी निकल जाती है, थोड़ा अवॉइड करना, पंजाबी हो यार क्या करूं, इट्स बट नेचुरल राइट। अपनी मदर टंग को आप कितना दबा लोगे, एंड आई डोंट वांट टू स्नॉब माय मदर टंग, एक्चुअली आई लव माय मदर टंग एनीवेज। और यहाँ से ये बनते हैं एक शिल्पकार। शिल्पकार तो खैर पहले भी थे, मूर्तिकार तो ये पहले भी थे, पर एक ऐसा मूर्तिकार था जो वही सुनता था, वही देखता था, जो वो देखना चाहता था, वही बनाता था जो वो बनाना चाहता था। लेकिन अब जो ईश्वर इनको तराशता है, निखारता है, जो इनकी इस टावर मूवमेंट में, थंडरबोल्ट में, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में जो इनकी धुलाई कटाई छिलाई होती है ना, वहाँ से इनको ये समझ में आता है कि ये परिस्थितियाँ ठीक होने की बजाय जटिल 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 और जटिल होती चली गई। यानी कि इस टाइम में फॉर एग्ज़ाम्पल डीएफ के रेप एब्यूज़ तक सामने आ जाते हैं, डीएफ के डोमेस्टिक वायलेंसेस सामने आते हैं, सिवियर सीरियस वाले, जहाँ उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए, उनकी शक्ल ख़राब कर दी गई, बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ डाल दी गई, यू नो। और ऑन द सेम टाइम वो बच्चों वाली हो गई मोस्ट प्रॉब्ली। जैसे ये मिले थे तो मैं 16 बरस की, तो 17 बरस की वाली स्वीट एज में, और बाद में यू नो जो डीएफ पीछे बची वो मोस्ट प्रॉब्ली एक मॉम की एनर्जी में होती है बेबीज़ के साथ, क्योंकि एक औरत कितना लड़ लेगी समाज से, अपनों से, परिवार से, खासकर तब जब उसका पर्सन उसकी साइड पे नहीं खड़ा, यू नो। तो उसको इमोशनली फोर्सफुली उसको दबा लिया जाता है। कई बार पेरेंट अपनी ज़िंदगी का वास्ता देते हैं, अपने सिबलिंग्स की लाइफ का वास्ता देते हैं, तो वो दब जाती है कैसे भी करके। तो ये अब देख रहे होते हैं अपने सामने एक ऐसी औरत जो उन्हीं को प्रेम करती है, उन्हीं की थी, उन्हीं की है आज भी, लेकिन वो बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, परेशान है, टूटी हुई है। एंड दिस गाय फील हिमसेल्फ टोटली न्यू गाय, totally shattered in deep pain because of her DF's condition, okay? एंड यहाँ से ये फिर अपने आप को और कुरेदना और छीलना शुरू करते हैं कि क्या गलतियाँ हुई मुझसे, क्या गलत हुआ, मैंने क्या गलत किया जो आज मैं इस कंडीशन में आ गया, यू नो। ये कटाई छिलाई, ये एक्सप्लोरिंग, ये और इनके अंदर की कि मैं तक की यात्रा, यानी मैं कौन हूँ, मुझे क्या गलत मैंने कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया, ये सब जो ये एनालाइज करते हैं, वहाँ से फिर निकलती है एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि ये सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं, ओके। डीएफ भी इनके चेंजेस देखती है पॉजिटिव, और ये मेडिटेशन में आते हैं, जबकि पहले तो मैंने बताया कैसे थे। बाद में मेडिटेशन करने लगते हैं, इनर वर्क करने लगते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, लोगों का भला करने लगते हैं, सोशल वर्क करने लगते हैं, और इस टाइम में ये स्पिरिचुअलिटी से बड़े वेल कनेक्ट हो जाते हैं। एंड दे रियलाइज़ कि उनके एंसेस्टर और उनके एंजल्स उनके साथ हैं। ये भी इनको समझ में आ जाता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ये एक आत्मिक कनेक्शन में है, और इसमें ये अकेले नहीं है, इस जर्नी में एक हुजूम उनके साथ चल रहा है। यानी कि उनके पिछले जन्म के जो नाते रिश्तेदार थे, जो लोग कनेक्टेड थे, वो भी साथ चल रहे हैं। और यहाँ तक आके ये ईश्वर के रज़ा को मानने लग जाते हैं, यानी कि डिवाइन टाइमिंग में स्ट्रॉन्ग फेथ इनका हो जाता है। हालांकि ये भी देख रहे होते हैं कि वक्त जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो सैंड की तरह निकलता चला जा रहा है, रेत की तरह बहता चला जा रहा है। दोनों काफ़ी हो सकता है यहाँ तक आते आते एज्ड हो जाते हैं, और कई टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से कई बीमारियाँ लग जाती हैं, कई लाइबिलिटीज़ इन पे आ जाती हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। बट यहाँ तक आते आते ये अपनी ज़िंदगी में डिवाइन फेमिनाइन की इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यू और अपने सोल पर्पस को, रीयूनियन की इम्पोर्टेंस को समझने लगते हैं, मानने लगते हैं, जानने लगते हैं। बट यहाँ तक ये डिवाइन पे छोड़ रहे होते हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी मैं कोई एक्शन लूँगी या लूँगा, खुद एफर्ट नहीं कर रहे होते। ये भी इनकी ईगो का यहाँ पे हिस्सा होता है, ओके।
उसके बाद से इनके मन में ये भाव आना शुरू हो जाता है कि मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक परिवार, भले इनका परिवार हो कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ, पर इनको ये समझ में आ जाता है कि मुझे अपनी डीएफ के साथ फैमिली बनानी है, मेरी रियल फैमिली, मेरी मन की फैमिली, मेरी आत्मा की फैमिली, मेरा कंप्लीशन, मेरा जोड़ जो है इसी के साथ है। तो मुझे उसके साथ अपना घरौंदा देखने लगते हैं, घर देखने लगते हैं, बच्चे देखने लगते हैं, समाज में एक अलग उनका अपने साथ एक पहचान देखने लगते हैं, मानने लगते हैं कि मुझे उसको नाम देना है, उसको पहचान देनी है। और यहाँ से फिर ये ट्रैक पकड़ते हैं रीयूनियन का, यानी मुझे उससे कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, रिकन्सिलेशन करनी है और फिर रीयूनियन करना है। इसमें बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, सलाहें लेते हैं और फिर फाइनली जब ये मिलते हैं तो जो जंग इनकी डीएफ के साथ होती है, मीन्स उनको समझाना, उनको मनाना, बहुत पंगे ले लिए होते हैं इस टाइम तक इन्होंने भर भर के, अपने आप को जीतना, अपने आप को मनाना, प्लस जो पीछे वाले लोग हैं या तो वो मानते हैं या उनको छोड़ा जाता है, बट ये इस एनर्जी में आ जाते हैं कि ये एक ही चीज़ इस ट्रैक पे चल पड़े होते हैं कि अब मुझे उसे प्रपोज करना है, उसे जीतना और उसे पाना है। इस एनर्जी में इन्होंने ईगो जो होती है ना वो दफन कर दी होती है पीछे अपने घर वालों के घर के अंदर ही गड्ढा खोद के वहीं दफन कर देते कि भाड़ में जाए ईगो, मेरी बंदी मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, प्यार अधूरा रह जाना है, सोल पर्पस अधूरा रह जाना है। सो फाइनली दिस गाय डिसाइड कि मुझे उनके पास जाना है, उनको जीतना है, उनको विन करना है फिर से। और मुझे क्योंकि वो फेथ अपना हार चुके होते हैं, यहाँ तक वो डर गई होती हैं, वो घबरा गई होती हैं, वो बहुत अनसेफ होती हैं अपनी लाइफ में, तो उनको यही डर लगता है कि ये दोबारा से कमिटमेंट से भागेंगे, मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे साथ खड़े नहीं होंगे, तो वो बहुत डरी हुई होती हैं और काफ़ी कुछ ऐसा फेस कर चुकी होती हैं थर्ड पार्टी से और इस समाज से कि अपना कदम इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ाने में इनकी तरफ वो बहुत सोच रही होती है कि मैं करूं या ना करूं। यहाँ पे क्या होता है कि वो मैं कह सकती हूँ कि 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डीएफ आती है, क्योंकि उसकी एक तरफ उसका अपना परिवार होता है, वो कई बार बहुत डिपेंडेंट होता है उस पर, मान लो सोलमेट फैमिली में है, कई बार ऐसे पेरेंट होते हैं जो बहुत डिपेंड है उन पे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहती डीएम की तरफ नहीं होती, उनकी तरफ भी होती, बट वो यहाँ तक आते आते निकल आते हैं उस परिस्थिति में से, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अगर मुझे कामयाब होना है, अगर मुझे खुशी, विजय और प्राप्ति अपनी ज़िंदगी में पानी है, तो मुझे मेरी डीएफ का साथ चाहिए, राइट। और बाय हुक और क्रुक चाहिए, कैसे भी चाहिए, कोई खुश हो ना हो, कोई माने ना माने, बट मुझे ये साथ चाहिए और मैं ये साथ लेके रहूँगी या लेके रहूँगा कैसे भी। जैसे पहले मैंने इनको जीता था वैसे ही मैं दोबारा इसको विन कर लूँगी या कर लूँगा। और फिर इनको निकालना होता है डीएफ को उस 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स की एनर्जी में से बाहर, और उनको लाना होता है फिर से उस हालत में कि वो इन पे भरोसा करें, इनके साथ रीयूनाइट हो, प्यारा सा रीयूनियन इनमें घटित हो, और ये वो पाते हैं जो इनको पाना होता है और ये वो देते हैं जो इनको डीएफ को देना होता है फाइनली। और यहाँ पे फिर दोनों एक साथ चलते हैं दोबारा से और इनमें सोल पर्पस की तरफ कदम बढ़ता है, दोनों मिलके सोल पर्पस करने लगते हैं। सो गाइस आप देखिए कहाँ से डीएम चले, कहाँ से डीएम बने और कहाँ डीएम पहुँचे। एक कंप्लीटली चेंज, एक कंप्लीटली न्यू पर्सन होता है वो, कहाँ डरने वाला, भागने वाला, हर चीज़ पे गलत लोगों की नेगेटिव सलाह लेने वाला, मानने वाला, गलत चीज़ों पे फेथ कर लेने वाला ऐसा व्यक्ति, और कहाँ हर चीज़ को डीपली एनालाइज करके उसमें से सत्य निकाल के पुनछान करके अपनी डीएफ की जो इनोसेंसी होती है उसको ढूंढता है, वो फाइंड करता है खुद से, क्योंकि उसकी हेल्प तो कभी कोई नहीं करता। तो ये एक इतना बड़ा चेंज डीएम की एनर्जी में आता है जो कि डीएफ को स्टन कर देता है, जिसकी वजह से वो डीएफ को दोबारा विन करते हैं। डीएफ मजबूर हो जाती है, उनको ना नहीं कर पाती, क्योंकि अब जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा होता है वो डिवाइन मास्कुलाइन होता है, वो कंप्लीट पूर्ण शिव होते हैं। तो शिव को शक्ति कैसे ना कर सकती है, ओके।
और वो क्योंकि पूरी शक्ति की एनर्जी में आ चुकी होती हैं तो वो अपने शिव को, पूर्ण शिव को पहचान लेती हैं। तो उनकी ना तभी तक होती है जब तक शिव पूर्ण नहीं हुए होते। जिस दिन शिव पूर्ण हो जाते हैं, शक्ति उनमें अपने आप समा जाती है और शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। लेकिन एफर्ट मोस्ट प्रॉब्ली वही व्यक्ति करता है जो दूर जाता है, और मोस्ट प्रॉब्ली इन मोस्ट ऑफ द केसेस डीएम दूर जाते हैं तो लौट के भी डीएम ही आते हैं, और इस चीज़ को ये एक लेवल पे आके समझ जाते हैं और फिर मिलन घटित होता है। सो है ना मज़ेदार रोलर कोस्टर राइड गाइस। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ इस जर्नी को, बिकॉज मैंने अपने डीएम की भी जर्नी मैं देख रही हूँ, मैं और डीएम्स की भी जर्नी देख रही हूँ। तो इट्स रियली अ रोलर कोस्टर राइड। एक व्यक्ति को शून्य से बादशाह बना देती है ये जर्नी, कहाँ से उठा के कहाँ ले जाती है। टोटल चेंज फॉर द गुड, फॉर द पॉजिटिविटी, फॉर द स्ट्रेंथ, फॉर द बैलेंसिंग एंड फॉर द सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ प्लस 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 ही हो जाता है लाइफ में। सो इजंट इट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी, है ना। तो बस ये था आज का प्यारा सा पॉजिटिव सा वीडियो जो मैं आप सबके लिए लाई हूँ। आप सब इसको क्लेम कीजिए, रेजोनेट हुआ तो बताइए कि यस आप भी अपने डीएम की लाइफ में ये चेंजेस देख रहे हो, आप रेजोनेट कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे मेरे साथ, और ताकि मैं आगे भी इस तरह के और वीडियो लाऊं। मुझसे डिमांड कीजिए, मुझे बताइए आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, और जो वैल्यूएबल होगा मैं ज़रूर डालूंगी। मैं आगे भी डालती आई हूँ। टिल द टाइम आप एनर्जी को देखिए, एंजॉय कीजिए, क्लेम कीजिए। मैं फिर आऊँगी अगली वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर।